नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। कई बार आंखों को जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। कई लोग इसे ही चमत्कार बना देते हैं। एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये कैसे मुमकिन है? हवा में टिका हुआ है एक बड़ा सा टीपॉट। इसमें से गिरते पानी को देखकर आंखों को यकीन नहीं होगा। वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे, तो चलिए उससे पहले खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। देश में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे कल घोषित किए जाएंगे। नतीजों से पहले एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सूबे में हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर प्रशासनिक मशीनरी के जरिए वोटों की चोरी का आरोप लगाते हुए दावा किया कि यहां के अधिकारी डीएम को निर्देश दे रहे हैं कि जहां बीजेपी हार रही है वहां मतगणना धीमी कर दी जाए। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। इसके बाद जिस तरह से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई, उसी तरह से हमको क्रांति करनी पड़ेगी। सभी लोग ईवीएम की रखवाली करें, वोट चोरी होने से बच जाए। आइए आपको बताते हैं अखिलेश के दावों पर बीजेपी का क्या कहना है और ईवीएम को लेकर लगे आरोपों की क्या सच्चाई है। पहले आपको बताते हैं अखिलेश का क्या कहना है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाराणसी में ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया, साथ ही एग्जिट पोल पर भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर ईवीएम को हटाना है तो प्रत्याशी को बताएं। मतगणना में धांधली की कोशिश को नाकाम करने के लिए सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशी और समर्थक अपने अपने कैमरों के साथ तैयार रहें। युवा लोकतंत्र और भविष्य की रक्षा के लिए मतगणना में सिपाही बने। अखिलेश यादव ने प्रशासन पर बिना सुरक्षा की ईवीएम को ले जाने का आरोप लगाते हुए वाराणसी के डीएम को बदलने की मांग की। उन्होंने कहा कि अधिकारी वही करेंगे जो सरकार कहेगी। बिना सुरक्षा की ईवीएम रखी गई है। बीजेपी के खिलाफ जनता में काफी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि अयोध्या और वाराणसी में सपा चुनाव जीत रही है, इसलिए बीजेपी में खलबली मच गई है। और चलिए आपको बताते हैं ईवीएम पकड़े जाने पर अखिलेश क्या बोले। अखिलेश यादव ने वाराणसी में ईवीएम की एक गाड़ी पकड़ी, 2 भाग गई। अगर सरकार वोट की चोरी नहीं कर रही थी तो बताएं 2 गाड़ियां क्यों भागी? सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? उन्होंने कहा कि बनारस के अलावा बरेली में ईवीएम के 3 बॉक्स और 500 बैलेट पकड़े गए हैं। इसके अलावा सोनभद्र में घोरवाल के एसडीएम ने ईवीएम पकड़ी है। अब आपको बताते हैं अखिलेश के आरोपों पर बीजेपी का क्या कहना है। अखिलेश के इन सभी आरोपों पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और यूपी में चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर ने कहा 10 मार्च का इंतजार करें। अखिलेश ने नतीजे आने से पहले ही कहना शुरू कर दिया है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। चुनाव के दौरान अखिलेश यादव को एहसास हुआ कि लोग उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सपा के चाल चरित्र और चेहरे का पर्दाफाश हो गया है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, सपा गठबंधन के तथाकथित सभी बड़े नेता चुनाव हार चुके हैं। मतगणना के पहले नौटंकी बंद कीजिए। चुनाव आयोग से सभी प्रत्याशियों को ईवीएम मशीन की रखवाली की अनुमति है, लेकिन उत्तर प्रदेश अब जातिवादी, परिवारवादी, गुंडागर्दी, दंगाइयों के विरुद्ध ईमानदारी से काम करने वाली पार्टी की सरकार के साथ है और रहेगी। अखिलेश के आरोपों पर चुनाव आयोग ने क्या कहा है, जरा ये भी सुनिए। वहीं इस पूरे मामले में चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम प्रशिक्षण के लिए ले जाई जा रही थी, जिसको लेकर राजनीतिक लोगों ने रोककर चुनाव में प्रयुक्त ईवीएम कहकर अफवाह फैलाई है। चुनाव आयोग ने बयान जारी करके कहा कि कुछ मीडिया चैनलों की ओर से इस संज्ञान में लाया गया है कि वाराणसी में आज कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें गाड़ी में ले जाई जा रही थी, जिन पर वहां उपस्थित राजनीतिक प्रतिनिधियों द्वारा आपत्ति की गई। आयोग ने दावा किया कि मतदान में प्रयुक्त सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन स्ट्रांग रूम के अंदर सील बंद है और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में सुरक्षित है। इसने कहा कि ये मशीन पूरी तरह से अलग है और सुरक्षित है और सीसीटीवी की निगरानी में है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूक्रेन पर रूसी हमलों का आज 14वां दिन है। 14वें दिन बाद भी यूक्रेन पर रूसी हमले कम नहीं हुए हैं। राजधानी कीव समेत कई शहरों में अब हर जगह तबाही नजर आ रही है। वहीं यूक्रेन पर हमले को देखते हुए सभी देश अपने अपने लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने में जुटे हैं। भारत ने भी ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक हजारों लोगों को यूक्रेन से सुरक्षित निकाला है। वहीं अब एक पाकिस्तानी महिला ने उन्हें यूक्रेन से सुरक्षित निकालने पर पीएम मोदी का धन्यवाद किया। महिला ने कहा, आपका बहुत शुक्रिया हमें सुरक्षित निकालने के लिए।
महिला का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो खुद को एक पाकिस्तानी महिला बताती है। वीडियो में कहती है, मेरा नाम अस्मा शरीफ है, मैं कीव में भारतीय दूतावास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी मदद करते हुए हमें यहाँ से सुरक्षित निकाला। उन्होंने आगे कहा कि वो बेहद मुश्किल माहौल में फंसी हुई थी और भारतीय अधिकारियों ने उनकी मदद कर उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाला है, जिसके लिए पीएम मोदी का बहुत धन्यवाद। सूत्रों के मुताबिक अस्मा को भारतीय अधिकारियों द्वारा बचाया गया और बाहर निकलने के लिए पश्चिमी यूक्रेन के रास्ते में है और जानकारी के मुताबिक अस्मा जल्द अपने घर पहुंच जाएगी। बता दें, यूक्रेन में बिगड़ते माहौल को देखते हुए भारत ने ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया, जिसके तहत अब तक 18,000 से ज्यादा लोगों को वहां से सुरक्षित वतन लाया गया है। बीते दिन रोमानिया से 2 उड़ानों के जरिए 410 भारतीयों को वापस लाया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत 75 विशेष नागरिक उड़ानों से 15,521 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया है, तो वहीं भारतीय वायुसेना के 12 विमान से 2,467 लोगों को वापस लाया गया। साथ ही बताया कि अब तक 32 टन से ज्यादा राहत सामग्री भी यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजी गई है। अगली खबर यूक्रेन के समर्थन से जुड़ी है। चलिए आपको बताते हैं क्या वो खबर है। यूक्रेन के समर्थन में कदम उठाते हुए मैकडॉनल्ड्स कंपनी ने रूस में अपने सभी 850 रेस्टोरों को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। रूस यूक्रेन के बीच जंग का 14वां दिन है। रूस यूक्रेन पर अपना हमला लगातार तेज करता जा रहा है, जिसको लेकर दुनिया भर के देश नाखुश हैं। अब तक कई देशों ने रूस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो वहीं बड़ी से बड़ी कंपनियां भी रूस के खिलाफ और यूक्रेन के समर्थन में कदम उठाते दिख रही हैं। इसी कड़ी में अब मैकडॉनल्ड्स ने रूस में अपने सभी 850 रेस्टोरों को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया। बता दें, बीते सोमवार दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की वार्ता हुई थी, जिसमें भी कोई नतीजा नहीं निकल सका। जानकारी के मुताबिक मैकडॉनल्ड्स ने सभी 850 रेस्टोरों के कर्मचारियों के लिए एक खुला पत्र लिखा, जिसमें कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ क्रिस कैम्पिंस्की ने कहा, फिलहाल स्टोर को बंद करना ही सही होगा, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स यूक्रेन पर इस तरह के मानव पीड़ा को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैकडॉनल्ड्स ने अपने कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए कहा कि वो रूस में सभी 62,000 कर्मचारियों को भुगतान जारी रखेगा। जानकारी के मुताबिक मैकडॉनल्ड्स के पास रूस रेस्टोरों का 84% हिस्सा है। कंपनी ने बताया था कि रूस और यूक्रेन ने बीते साल कंपनी के राजस्व में 9% का योगदान दिया। बता दें, इससे पहले KFC और पिज्जा हट ने अपने निवेश और डेवलपमेंट पर रोक लगाने का फैसला किया, साथ ही यूक्रेन को मदद देने का वादा किया। पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले सीएम चन्नी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो एक बकरी का दूध निकालते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। अब सभी को 10 मार्च का इंतजार है, जब ईवीएम में कैद वोटों की गिनती के बाद नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे और इसी के साथ ही पता चल जाएगा कि प्रदेश की सत्ता पर इस बार कौन सी पार्टी आसीन होगी। बहरहाल नतीजों को लेकर जहां कुछ नेता टेंशन में हैं, तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह कुछ अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। दरअसल नतीजों से ठीक पहले सीएम चन्नी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। खास बात यह है कि इस वीडियो को सीएम चन्नी ने खुद शेयर किया। वीडियो में मुख्यमंत्री एक बकरी का दूध निकालते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी नतीजों से पहले पंजाब के भदौर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने अपने गांव वालों से मुलाकात की। इसी दौरान उन्होंने एक बकरी का दूध भी निकाला। बकरी का दूध निकालने का वीडियो खुद सीएम ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। चन्नी वीडियो में बकरी के दूध को बोतल में भरते नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्हें ये कहते सुना जा सकता है कि मैं पूरा एक्सपर्ट हूँ। बता दें कि सीएम चन्नी ने विधानसभा चुनाव में चमकौर साहिब के साथ भदौर से भी चुनाव लड़ा है। वहीं सीएम की बकरी का दूध निकालने की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। किसी ने उन्हें एक्सपर्ट लिखा तो किसी ने लिखा कि 10 मार्च के बाद इन्हें यही करना है। भैया फड़ी जरा मैं दोनों हाथों नाल चो के दिखावां। मैं बहुत ताना चोईया पतीले वाले ने जी हैं पतीले वाले ने
अरे वाह बड़े तार भी अंदर ओ भाई वाह पूरा एक्सपर्ट बनता है मैं। हाँ बाहर निकल ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀ ਜੇ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ इधर आ जा। ਇੱਧਰ ਆ ਭਾਈ पूरी झग बना देंगे ਮਾੜੀ ਜੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ अगर मैं दिखता नहीं है। ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर प्रशासनिक मशीनरी के जरिए ईवीएम को लेकर भागने वाले वोटों की चोरी करने का आरोप लगाए जाने के बाद बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव पर हमला शुरू कर दिया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार देर शाम अपने एक बयान में कहा कि यह वही सपा है जिससे जनता खफा है और 10 मार्च को अखिलेश कहेंगे ईवीएम बेवफा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अखिलेश ने तो 2 दिन पहले 8 मार्च को ही ईवीएम को बेवफा कहना शुरू कर दिया है। मंगलवार को बीजेपी मुख्यालय से जारी एक बयान में ठाकुर ने कहा कि अखिलेश यादव नई हवा नई सपा की बात करते थे तो उन्होंने इसके जवाब में कहा था कि वही हवा है वही सपा है जिससे जनता खफा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने ये भी कहा था कि 10 मार्च को अखिलेश कहेंगे ईवीएम बेवफा है, लेकिन अखिलेश 8 मार्च से ही ईवीएम को बेवफा साबित करने पर तुल गए हैं और अपनी हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी सरकार पर आरोप लगाया कि सीएम के सबसे बड़े अधिकारी प्रमुख सचिव का जगह जगह फोन जा रहा है कि जहां बीजेपी हारे वहां काउंटिंग स्लो की जाए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज बनारस में ईवीएम ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर भाग गए। अखिलेश यादव ने कहा अगर सरकार वोट की चोरी नहीं कर रही थी तो बताएं कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी तो प्रशासन ने सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों सुरक्षा नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सुरक्षा इंतजाम के ईवीएम ले जा रहे थे? अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम बिना प्रत्याशी को जानकारी दिए मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। उन्होंने कहा ये उसी दिन घबरा गए जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बरेली के बहेड़ी में कूड़े की गाड़ी में भरकर आए पोस्टल बैलेट के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। इस मामले में प्रशासन ने बहेड़ी की एसडीएम पारुल तरार को हटा दिया, उनकी जगह राजेंद्र चंद्र को नियुक्त किया है। दरअसल मंगलवार को बहेड़ी में कूड़ा गाड़ी में पोस्टल बैलेट पेपर से भरे 3 संदूकें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ी थी। नगर पालिका के कूड़े की गाड़ी में बैलेट पेपर भरकर आए थे और इसके बाद से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा जारी था। बुधवार को भी मामला शांत न होते देख प्रशासन ने पारुल तरार को हटा दिया। पारुल तरार एसडीएम होने के साथ साथ रिटर्निंग ऑफिसर भी थी। उन्हें दोनों पदों से हटा दिया गया है। उनकी जगह राजेंद्र चंद्र को जिम्मेदारी दी गई। इस मामले में डीएम शिवकांत द्विवेदी ने कहा था कि आरओ की गलती थी और उन्होंने चुनाव से जुड़ी सामग्री कूड़े की गाड़ी में भेज दी थी। वहीं बहेड़ी से सपा के उम्मीदवार अतउर रहमान ने आरोप लगाया था कि काउंटिंग सेंटर में गाड़ियां अंदर जा रही हैं जिनका कोई लेखा जोखा नहीं है। चुनावी नतीजों से पहले ईवीएम को लेकर हंगामा चल रहा है। इससे पहले वाराणसी में भी ईवीएम से लदी 3 गाड़ियां जाने के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि वाराणसी में ईवीएम से लदी 3 गाड़ियां पकड़ी गई हैं, 2 गाड़ियां निकल गई, लेकिन तीसरी को सपा के कार्यकर्ताओं ने रोक लिया। इसके बाद सपा के काउंटिंग सेंटर में जैमर लगाने की मांग की गई है। वहीं चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए कहा कि गाड़ियों से जो ईवीएम मिली है वो ट्रेनिंग के मकसद से ले जाई जा रही थी और उनका चुनाव में इस्तेमाल नहीं हुआ। उसको वहाँ पर होना चाहिए था माल, लेकिन अब दोनों एसडीएम, दोनों आरओ जो हैं, चाहे वो एसडीएम बहेड़ी, एसडीएम आरओ और एसडीएम बहेड़ी और अवला, ये लोग ये कह रहे हैं गलती हो गई हमारी, अब हम पूरी ये गाड़ी यहाँ से ले जा रहे हैं। आपके सामने जितने भी बक्से हैं सब सील पैक करके वापस हम कलेक्ट्रेट में रखवा देते हैं। और तो मैंने कहा इसका फिर निचोड़ क्यों कि आपने ही करा, तो मैंने कहा कि मैंने चुनाव आयोग से बात भी कर ली है। अब आपने हमसे बात करी, बहुत लेट हो गए, चुनाव आयोग को मैंने बात भी कर ली है, उस पर खिलाफ आपके खिलाफ जो एक्शन भी होगा। और मैं भी चाहता हूँ कि
जो यहाँ पर इसमें संदिग्ध हैं, जिसकी भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी कहीं नहीं है, पारदर्शिता कहीं नहीं है, तो मैंने भी चुनाव आयोग से ये कहा है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जो जाए। एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें 300 के लगभग सीटें दिखाई जा रही हैं, क्या कहेंगे? यही एग्जिट पोल, जो ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, ये हर विधानसभा में 9-10 हज़ार वोट बढ़ाना चाह रहे हैं, यही एग्जिट पोल है। और इसके अलावा कोई सारा भारतीय जनता पार्टी का एग्जिट पोल बिका हुआ है, गोदी मीडिया उनकी बिकी हुई है। और जो भी आपने देख रहे होंगे, इससे पहले एग्जिट पोल वेस्ट बंगाल का भी आया था, क्या हुआ? वेस्ट बंगाल में सरकार ममता जी की बनी, और इससे पहले भी जब अखिलेश जी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री बन रहे थे तब भी उनके खिलाफ आया था, तब भी वो मुख्यमंत्री बने। एग्जिट पोल जनता ने जो है विश्वास हमारे ऊपर किया है, समाजवादी पार्टी को किया है। कई बार आंखों को जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। कई लोग इसे ही चमत्कार बना देते हैं। एक ऐसा ही चमत्कार इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। लोगों को समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक हैंगिंग टी पॉट की, जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक लोकेशन पर फाउंटेन बना हुआ है। एक बड़ा सा टी पॉट ऊपर हवा में लहराता हुआ दिख रहा है। उस टी पॉट से लगातार पानी गिर रहा है। पानी का फ्लो भी काफी तेज है। इसे देखकर हर कोई हैरान हो रहा है कि आखिर कैसे यह टी पॉट हवा में खड़ा है और पानी के लगातार गिरने के बाद भी ये कैसे नीचे नहीं गिरता और इसमें पानी कहां से आता है। तो चलिए आपको बताते हैं कहां का है ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये वीडियो कहां का है, इसे लेकर अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं। कोई इसे कैलिफोर्निया के टेम्पल सिटी का बता रहा है, तो कोई इसे चीन के किसी शहर का, कोई इसे डिज्नी का बताता है। तो यहाँ लोकेशन को लेकर कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन इस तरह का फाउंटेन कई देशों में सामने आ चुका है। अलग अलग देशों में मौजूद ऐसे फाउंटेन के वीडियो यूट्यूब पर मौजूद हैं। क्या है इसका रहस्य? इस टीपॉट के हवा में लहराने के पीछे का रहस्य बहुत आसान है। बस आंखों के फेर और क्रिएटिविटी की वजह से लोगों का ध्यान इस पर नहीं जाता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि दरअसल इस टी पॉट के मुंह से लेकर नीचे फाउंटेन तक एक पाइप है। उस पाइप पर यह टी पॉट टिका है। पानी इस तरह से गिरता है जिसे पाइप नहीं दिखता और लोगों को लगता है कि यह हवा में खड़ा है। पानी भी उसी पाइप के जरिए केतली तक जाता है और गिरता है। मध्य प्रदेश के बजट पर कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि ये बजट केवल झूठ और फरेब का तोता साबित हुआ। सीएम शिवराज पर हमला करते हुए कमलनाथ ने कहा, हर वर्ष सरकार को हिसाब देना होता है कि रोजगार, कृषि और बाकी के क्षेत्र में क्या क्या किया गया, लेकिन इस बार भी बजट केवल झूठ और फरेब का तोता साबित हुआ। ये बजट जनता को धोखा देने वाला बजट है। सरकार को जवाब देना होता है कि कितने रोजगार बने, कृषि क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं, पर ये बजट अभी फिर से एक झूठ और फरेब का पोता है। आज केवल ये बताना ये प्रावधान किया है, पिछले साल भी प्रावधान किया था, उस प्रावधान का कितना उपयोग हुआ, कितनी बेरोजगारी घटी, आज क्यों खाद और बीज के दाम बढ़े। ये जनता को गुमराह करने का, जनता को फिर से धोखा देने का बजट है। और अगले साल के बजट में ये साफ हो जाएगा कि ये कितना बड़ा धोखा हमारे प्रदेश के हर वर्ग को दिया है। सर, बच्चों के लिए अलग से बजट आया है, चाइल्ड बजट आया है, इस बार चाइल्ड बजट। देखिए, ये कागजी आंकड़े, कागजी प्रावधान बनाना बहुत सरल है, इसका क्रियान्वयन क्या होगा? क्या ये बता सकते हैं कि कितने नौजवानों को रोजगार मिलेगा? आज छात्रावास की क्या हालत है, आज जो फीस देने की बात है उसका क्या हालत है, सब जगह बिजली के बिल की क्या हालत है, इन सब बातों में कोई जिक्र नहीं। हर वर्ग मध्य प्रदेश का आज परेशान है और इस बजट से और परेशान होगा। फसल बीमा नहीं मिल रहा, दूध महंगा, तेल महंगा, शराब सस्ती, ये बजट का निचोड़ है। फसल बीमा नहीं मिल रहा। चलो, किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, किसानों के साथ फिर से धोखा हो रहा है। सरकार ने बजट पेश किया है, पिछले साल भी बजट पेश किया था,
और पिछले साल की तुलना में हर बजट सरकार को हिसाब देना होता है। सरकार को जवाब देना होता है कि कितने रोजगार बने, कृषि क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं। पर ये बजट अभी फिर से एक झूठ और फरेब का पोता है। आज केवल ये बताना ये प्रावधान किया है, पिछले साल भी प्रावधान किया था, उस प्रावधान का कितना उपयोग हुआ, कितनी बेरोजगारी घटी, आज क्यों खाद और बीज के दाम बढ़े। ये जनता को गुमराह करने का, जनता को फिर से धोखा देने का बजट है। और अगले साल के बजट में ये साफ हो जाएगा कि ये कितना बड़ा धोखा हमारे प्रदेश के हर वर्ग को दिया है। सर बच्चों के लिए अलग से बजट आया है, जाइंट बजट आया है इस बार, जाइंट बजट। देखिए ये कागजी आंकड़े, कागजी प्रावधान बनाना बहुत सरल है, इसका क्रियान्वयन क्या होगा। क्या ये बता सकते हैं कि कितने नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आज छात्रावास की क्या हालत है, आज जो फीस देने की बात है उसका क्या हालत है, सब जगह बिजली के बिल की क्या हालत है। इन सब बातों में कोई जिक्र नहीं। हर वर्ग मध्य प्रदेश का आज परेशान है और इस बजट से और परेशान होगा। डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतने ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीबी न्यूज।